प्यारे विद्यार्थियों, ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लगातार अपने पढ़ाई में समय दे रहे होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में अब समय बचा नहीं है। अगर आज आप एग्जामिनेशन के लिए समय नहीं देते हैं तो फिर आपका रिजल्ट पे उसका साफ साफ असर दिखेगा। तो जैसा कि बात हुआ आपके डिमांड पे कि साइंस कंप्लीट एक रिवीजन क्लास करवाया जाए, जिसमें वैसे सारे प्रश्न जो कभी न कभी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों के मदद से अब पढ़ने का समय आ गया। अब पूरा टॉपिक बिल्कुल शुरू से पढ़ाने का समय नहीं है, लेकिन हाँ, वैसे सभी प्रश्न के जरिए उस प्रश्न के द्वारा आपको सारे फैक्ट को बता दिया जाएगा, जिसके परीक्षा में आने की संभावना बहुत अधिक है। और लगातार अगर इस क्लास को आप देख लेते हैं, है ना, फिजिक्स में आपका चैप्टर जैसे बटा है प्रकाश का परावर्तन, तो एक क्लास इस पे लेकर के आएंगे, एक अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, एक मानव नेत्र, एक प्रिज्म से 4 क्लास इधर हो गया, एक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, एक विद्युत धारा, एक ऊर्जा का स्रोत। मुश्किल से 8 क्लासेस में फिजिक्स को कंप्लीट करना है। और आपको क्लास देखना कैसे है, आप बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, हम सारे ये प्रश्न है आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और दूसरा जितना भी फैक्ट बोला जाएगा, जितना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले जाएंगे, जितने भी पॉइंट बोले जाएंगे, उसे आप राइट डाउन करेंगे। आप उसे बिल्कुल कॉपी में लिखेंगे, डेट के साथ लिखेंगे और सेम डे उसे कंप्लीट करेंगे। टाल के नहीं रखना। आप समय नहीं है कि कल देखना है, फिर नोट्स बनाने हैं, फिर याद करने, नहीं, आपको क्लास में ही याद करना है और सारे पॉइंट को नोट करना है। कभी भी बैठे कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल सुनते जाएं और फैक्ट को लिखते जाएं। आप फिजिक्स में और साइंस में पूरा में कर सकते हैं। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेंगे और बिल्कुल अच्छा फील करेंगे इस 8 क्लास को देखने के बाद, और कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। प्रश्न देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसका हम डिटेल आपके सामने रखेंगे और एक एक फैक्ट को रखेंगे। आप देखिएगा कैसे और भी आपका फिजिक्स मजबूत हो जाता है इस क्लास को देखने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या रहता था कि प्रकाश क्या है। शुरू में जब आप पढ़ते होंगे तो आपको ही बताया गया था ना कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं, है ना। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ये फैक्ट आप नोट कर सकते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है। और क्या आप जान सकते हैं, ये भी पता कर सकते हैं आप ये कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलती है। प्रकाश हमेशा सरल स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल चलेगा। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलती है, ठीक है। यह बात भी आप याद रखेंगे। तीसरी बात याद रख सकते हैं, प्रकाश का जो चलने का पथ होता है, प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं, है ना। यह बात भी आप याद रखेंगे। फिर कह सकते हैं प्रकाश का जो किरणों का समूह होता है, प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहा जाता है। यह कितने तरह का होता है, यह 3 होता है। यह भी एग्जाम में आ चुका है, बहुत आसान प्रश्न पूछा जा चुका है। कौन कौन सा? अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। हम लोग पास जो सनलाइट जो आता है, सूर्य के प्रकाश हमारे पास आता है, वो समांतर किरण पुंज है। इस बात को याद रखेंगे। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चलेगा। ये प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, और प्रकाश के किरणें को समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश पुंज या किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी, समांतर। किसी बिंदु से चल करके अगर एक बिंदु पर जमा हो जा रही है प्रकाश की किरणें इस तरह से आकर के यहाँ पर, तो ये हो गया अभिसारी किरण पुंज। अगर एक बिंदु से निकल करके चारों दिशाओं में फैल जा रही है तो ये हो गया अपसारी किरण पुंज। और अगर बिल्कुल सरल रेखा में ऐसे दूर से किरणें आती हैं तो ये हो गया समांतर किरण पुंज। उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे।
तो इतनी बात आपको समझना है। प्रकाश और किसका रूप है? तो ये विद्युत चुंबकीय है ना, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का भी रूप है ये। चाहे ऊर्जा, ये क्या कहते हैं, चुंबकीय तरंग भी इसको बोल देता है। विद्युत में बोलेंगे चुंबकीय तरंग का एक रूप है। कण में भी है, डिटेल से जब हम पढ़ें तो किसी ने कहा कि प्रकाश की तरंग है, किसी ने कहा कण रूपी तरंग है, ये सारी बातें होंगी, है ना। अभी आपको इतना समझना है, ठीक है। प्रकाश के बारे में, प्रकाश के आधार पे माध्यम को बांट दिया गया 3 प्रकार का। एक हो गया पारदर्शी, जिससे प्रकाश की किरणें पार कर जाएगी, जैसे शीशा यानी कांच, प्लास्टिक प्रकाश की किरणें पार कर जाती है, वायु, जल। फिर एक है अपारदर्शी पदार्थ, जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं करेगी, है ना। जैसे कोई प्लास्टिक है, ईंट है, लकड़ी है, इससे प्रकाश की किरणें टकराती है और वापस आ जाती है ना। तो ये भी नहीं, ये अपारदर्शी है। एक होता है पारभासी, जिससे कुछ किरणें पार कर जाएगी और कुछ किरणें पार नहीं करेगी। इसमें आ जाता है जैसे घिसा हुआ कांच, कांच को आप घिस देंगे ना, और फिर अगर सनलाइट में चाहे किसी लाइट के पास लाएंगे तो बिल्कुल आर पार साफ साफ आपको दिखाई नहीं देगा, समझिए वो कैसा है, पारभासी। फिर आता है तेल लगा हुआ कागज, अगर ऐसे पेपर लेंगे तो आपको आर पार दिखाई नहीं देगा, लेकिन थोड़ा अगर इसमें तेल लगा दिया जाए तो कुछ कुछ आपको दिखाई देने लगता है, यानी थोड़ा दिखाई देना, थोड़ा दिखाई नहीं देना, ये पारभासी हो जाता है। तो इस तरह से इतनी बेसिक बात आपको जाननी है। अब हम आते हैं प्रश्न पे, कि प्रश्न कैसे कैसे इसमें पूछता है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे बिल्कुल, है ना। ये 4 पॉइंट जो लिखा गया, 5 पॉइंट, इससे आप नोट करेंगे, लगातार ये आपको काम देगा और ऑब्जेक्टिव में काम देगा। और अब रही इन प्रश्नों के बाद, तो हम एक एक प्रश्न को डिटेल बताएंगे और आपका काम रहेगा ये जो 7 प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप अपने तरह से कॉपी में सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आंसर लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे। मेरी बात को सुनेंगे, किताब को पढ़ेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे, और भी आपके पास पैकेज होगा उसे पढ़ेंगे, लेकिन जब भी आप आंसर करने बैठेंगे वहां भाषा बिल्कुल अपनी होनी चाहिए और राइटिंग बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, तभी आपको नंबर मिलने वाला है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखें। उम्मीद है सभी बच्चे जानते हैं इस प्रश्न को, अब लिखना है आपको। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, यहां एक बार देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन यहां पे दिखाया जाएगा आपको, देखिए, है ना। एक जो है सो ये अपारदर्शी पदार्थ क्रिएट किया जाता है, अपारदर्शी एक समतल दर्पण है ना। ये हम बना दिए हैं आपका समतल दर्पण, ठीक है। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। दर्पण बताएंगे कैसे समतल दर्पण है, जिसका सतह समतल होता है वो समतल दर्पण होता है। इधर रजतित किया रहता है ना, सिल्वर क्लोराइड से उसे पेंट कर दिया जाता है पीछे से, है ना। कांच रहता है बिल्कुल, और कांच को जो है सो पेंट कर दिया जाता है, और पेंट कर करके वो फिर दर्पण बन गया, यानी प्रकाश की किरणें अब पार नहीं करेगी। तो होती क्या है कि प्रकाश की किरणें ऐसे आती है और यहां से टकराने के बाद वापस लौट जाती है। तो देखिए ये आना और ये वापस लौट जाना, इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये आपका लंब यहां सूचित करेंगे, एन है, ये ओ है, ये आने वाली किरण है, ये लौटने वाली किरण है, ये हो गया आपका अभी लंब। यहाँ पे 2 कोण बनता है, एक कोण आई और एक कोण आर, यही आपका प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे कि किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ने के बाद विशेष नियम के अनुसार वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट आप इसमें नोट करेंगे। ये देखिए आने वाली किरण, मान लीजिए इसके ए और यहां लिखते हैं बी। ए बी जो है आपका ए बी, है ना, इसे कहा जाता है आपतित किरण। कौन सा किरण है ये, आपतित किरण, क्योंकि आ रहा है ना। फिर यहां से देखिए लौटने वाला किरण है ओ बी, ए बी नहीं लिखेंगे, ओ बी लिखेंगे, सॉरी, यहां से ए से ओ आ रहा है तो ए ओ, ये आपतित किरण है। ओ बी जो है परावर्तित किरण है, यानी लौटने वाली किरण है, ये परावर्तित किरण है ये। दूसरा बात इसमें आप याद रखेंगे कि देखिए ये आपतित किरण, ये अभिलंब, इसके बीच जो कोण बना है कोण ए ओ एन, कोण ए ओ एन, जिसे हम कोण आई भी कह रहे हैं, इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण, है ना। कौन सा कोण बोलेंगे, आपतन कोण। फिर एक कोण बना है एन ओ बी, कोण एन ओ बी, इसे कहा जाता है कोण आर,
आर से सूचित करेंगे आप इसे। ये कौन सा कोण है? तो ये कोण है आपका परावर्तन कोण। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो नियम क्या है इसमें? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, है ना, याद रखना है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो अब नियम क्या होता है? तो पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं, है ना। बहुत बच्चे से आप पूछेंगे कि ये प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, हम तो वो बोल देते हैं क्या कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, तो बताओ कौन कौन सा नियम है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण नियम नहीं है, नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होता है। और दूसरा नियम है आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हमेशा बराबर होता है। ये नियम है, आप याद कर लेंगे अब कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है ना। इस बात को अगर आप याद कर लेते हैं तो ये लगातार 5 से 6 साल ये प्रश्न पूछा गया है ना। 13 में है, फिर 17 में है, फिर 19 में है, ऐसे कर करके 5-6 बार इस प्रश्न को पूछ दिया है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और है बिल्कुल आसान। थोड़ा आप ध्यान देंगे तो ये प्रश्न बन जाएगा। केवल परावर्तन और अपवर्तन में आपका कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से टकरा करके लौटना परावर्तन है, और किरणें पार कर जाएगी तो अपवर्तन में हम आपको पढ़ाएंगे, है ना। तो इतना ध्यान रखेंगे। ये दूसरा बात है कि कभी कभी पूछ देगा आपसे, है ना, इसी समतल दर्पण में फिगर बना के बता रहे हैं कि अगर कोई किरण समतल दर्पण पर लंबवत आकर के पड़ती है, मतलब ऐसे सीधे आकर के पड़ती है, तो ऐसे तिरछा पड़ेगी तो वापस लौटेगी, लेकिन अगर लंबवत आकर के सीधे पड़ेगी तो यहाँ पे 90 डिग्री का ये कोण बनता है किरणों के साथ, है ना। लेकिन इस केस में उसी जिस रास्ते से प्रकाश की किरण आएगी उसी रास्ते से वापस लौट जाती है, ऐसे तिरछा लौटती नहीं है। और इस केस में आपतन कोण भी 0 हो जाता है, यानी कोण I बराबर भी 0 हो जाता है, और परावर्तन कोण भी 0 हो जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे, समझ गए। तो ये फैक्ट आपका प्रकाश का परावर्तन से। उम्मीद है सारी बात आपको समझ गए होंगे आप कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके नियम क्या है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जो है आपका कि गोलीय दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब एक प्रश्न आ जाता है कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का गुण बताएं। ठीक है, फिगर बना हुआ है, यहीं पे क्लियर करेंगे। देखिए यही समतल दर्पण है आपका। ठीक है, समतल दर्पण में कैसे होगा कि मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, यहां से एक किरण ऐसे आएगी तो आने के बाद जो इधर लौटेगी, और एक किरण को यहां से लाएंगे। प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको पता होगा कि कम से कम 2 किरणों को चलाना रहता है वस्तु के पास से। ठीक है, 2 किरणें चली तो एक किरण इधर लौट गई, दूसरा किरण को ऐसे लाए लंबवत बिल्कुल, तो ये इसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। ठीक है, समझेंगे आप। ठीक है, अब इसे डॉटेड लाइन से हम लोग पीछे मिलाते हैं, फिर यहां से हम लोग इसे यहां लाते हैं, यहीं पर वस्तु का बन गया प्रतिबिंब I। अब इस प्रतिबिंब का आप गुण बताइए। तो इसमें जो है कि वस्तु का आकार, गुण में आप वहां निम्नलिखित लिखे हैं कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निम्नलिखित गुण है, और ये फिगर बना के बताएंगे आप। सेम फिगर, इसमें क्या हो जाता है कि वस्तु का आकार जो होता है वो प्रतिबिंब के आकार से बराबर हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है ना। प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ये बात लिख सकते हैं। इसमें प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी बराबर होता है, प्रतिबिंब दूरी बराबर हो जाता है वस्तु दूरी, समझ गए। और वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है, ये बात याद रखना है। और काल्पनिक बनता है, ये बात भी याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में काम देगा। वहां बात आपसे करेगा कि कौन सा दर्पण है कि जिसमें कहीं भी हम वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार हमेशा बराबर होता है, वो दर्पण है समतल। अभी जब गोलीय दर्पण आप पढ़ेंगे वहां पे प्रतिबिंब बनने का हम बताएंगे उसका कैसे बनता है, तो यहां पर ये हो जाएगा समतल दर्पण। क्लास थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं तो पूरा 1 साल में जितना आपने फिजिक्स पढ़ा वो बिल्कुल 8 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर के बारे में, ये कैसे वर्क करता है ना, ये इसकी पहचान आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहां भी देख सकते हैं आप, यहां पर भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है ना, कि गोलीय दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। देख लो, गोलीय दर्पण होता है जिसका सतह वक्र होता है, धसा हुआ रहेगा। समतल दर्पण का प्लेन रहता है सतह, इसका दर्पण जो है गोलीय दर्पण का सतह जो है सो धसा रहता है ना। इस तरह से ये दिखेगा आपको, जैसे आप देख सकते हैं ऐसे, है ना। देखिए सतह है ना धसा हुआ, अगर इसे हम इस तरह से अंदर से अगर हम पेंट कर देते हैं, इसमें दर्पण बनाना है पेंट करना होगा। ये दर्पण है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? उत्तल दर्पण। ठीक है, अगर हम इसे बाहर से पेंट कर दिए होते, इधर से पेंट कर दिए होते, तो ये दर्पण बन जाता है अवतल दर्पण। यही दोनों में डिफरेंस है, आप याद रखेंगे कि अंदर से पेंट यानी जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है ना, उठा हुआ रहता है, तो ये दर्पण जो है वो हो गया आपका कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ रहता है वो हो जाता है तुम्हारा अवतल दर्पण। ठीक है, अब चूंकि गोलीय दर्पण वैसा दर्पण है जिसका सतह धसा हुआ रहता है, वक्र रहता है। अब गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। खोखले गोले का भाग कहने का मतलब स्फेयर का हिस्सा होता है, तो उसके बीच वाले को हम लोग सेंटर बोलेंगे। अगर कोई गोला है तो उसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा। यहां से देखेंगे आप, है ना, कि कोई ना कोई ऐसा गोला है तो उसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, है ना। सेंटर सी से अगर इसे डिनोट करेंगे तो आप दर्पण में यहां पे देखेंगे, हम अवतल दर्पण का फिगर बना दे रहे हैं कि ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण जहां मध्य बिंदु रहता है इसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, इस जगह को हम लोग कहते हैं ध्रुव। यहां से दर्पण का ये सेंटर था आपका, इसको कहा जाता है वक्रता केंद्र, है ना। याद रखेंगे क्या कहते हैं इसे? वक्रता केंद्र। अब इस दर्पण के समांतर अगर कोई किरणें निकल करके जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होगी? लौट जाएगी। इस लौटने के केस में जहां पर ये कटेगा, इस मुख्य अक्ष कहा जाता है, इस लाइन को सीपी को कहते हैं मुख्य अक्ष। तो जहां पे ये लाइन कटता है उसे कहा जाता है मुख्य फोकस, है ना, मुख्य फोकस। देखिए एक प्रश्न आपका कंप्लीट होता है कि मुख्य फोकस क्या है, तो क्या बोलेंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस के जिस बिंदु से गुजरती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। समझ गए बात? यहाँ पे एक प्रश्न कंप्लीट हो जाता है आपका, और ये फिगर भी बना देना है जब मुख्य फोकस की बात होगी। यहां सी से लेकर के पी जो डिस्टेंस होता है इसे वक्रता त्रिज्या आर कहा जाता है, और एफ से लेकर के पी तक के जो दूरी होता है इसे फोकस दूरी एफ कहा जाता है ना। ये हो गया आपका वक्रता त्रिज्या। सारी बात आप रिवीजन हो रहा है आपका, आप कंप्लीट देखते रहें, और इसे कहते हैं हम लोग फोकस दूरी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। समझ में आ रही होगी बात कि मुख्य फोकस क्या है, ध्रुव क्या है, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। पहचानेंगे कैसे कि उत्तल दर्पण जिसका सतह उठा हुआ है वो उत्तल दर्पण, जिसका सतह घसा हुआ है वो अवतल दर्पण। ठीक है, अब यहां पे एक प्रश्न आपका आता है डिफरेंसेस दोनों में। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताएं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का, उत्तल और अवतल, अंतर बताना है। तो अगर आप अंतर बताने चलेंगे तो ये देखिए, ये रहा आपका बाहर से पेंट किया हुआ कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इधर हम पेंट कर दे रहे हैं यहां अंदर से ऐसे, तो इसका सतह उभरा हुआ है, तो ये है आपका उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। ठीक है, ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। ठीक है, सतह उठा रहेगा तो पहला अंतर में हम लोग लिखेंगे सतह धसा रहता है ना। सतह कैसा रहता है? धसा रहता है। इसका सतह उठा रहता है। ठीक है, दूसरा अंतर आप क्या लिखेंगे? अब इसमें इधर अवतल है पहले, इधर उत्तल है। अवतल दर्पण का सतह धसा रहता है, इसका सतह उठा रहा है। अवतल में लिखेंगे ध्यान से आप कि अवतल दर्पण वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है,
जबकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस काल्पनिक होता है। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। इसका जो फोकस दूरी है ना, एफ निकलेगा अवतल का, तो इसका एफ जो रहेगा उत्तल का ये रहेगा प्लस में, और इसका जो एफ रहेगा वो रहेगा माइनस। ये डिफरेंसेस है दोनों, समझ गए बात। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग बताएं। आपको उपयोग बताना है दोनों का, कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या है और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। तो उपयोग अगर आप बताने चलेंगे तो उपयोग बताइए कि कहां पर इसका उपयोग है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से अगर बात को सुनेंगे तो सारी बात आपको कंप्लीट होगा और बिल्कुल आप लिखेंगे उसी तरह से। एग्जाम में आप कैसे उस प्रश्न को लिखेंगे, आप लिखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। उत्तल दर्पण का दो ही उपयोग है। एक उपयोग है वाहन के साइड मिरर में, गाड़ी दे ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवर के बगल में एक मिरर रहता है ना, जिससे वो पीछे का दृश्य देखता है ना। साइकिल में ना आप ऐसे मुड़ करके ऐसे काट लेते हैं, है ना, कैसे निकाल, ऐसे देखेगा बाहर नहीं दिखेगा दूसरी साइड, तो उसके लिए लगाया जाता है मिरर, लुकिंग ग्लास जिसे आप बोलते हैं, साइड मिरर बोल सकते हैं। तो वो जो साइड मिरर है वो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण चूंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा सीधा बनाएगा और छोटा बनाता है, जितना बड़ा वस्तु है उससे छोटा, तो पीछे का एक बड़ा सा क्षेत्र दिखाई देता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगर समतल लगा देंगे तो जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा, तो जगह आसपास का दिखेगा नहीं। तो एक प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के पश्च दृश्य दर्पण या साइड मिरर में क्यों किया जाता है। आप क्या आंसर करेंगे, आप करेंगे आंसर कि वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है कि उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे पीछे का एक बड़ा दृश्य क्षेत्र साफ साफ दिखाई देता है। इसलिए हम लोग प्राथमिकता देते हैं उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण का दूसरा उपयोग कहां है, स्ट्रीट लाइट का परावर्तक सतह में, है ना। जो ऐसे लाइट लगा रहता है तो उसका जो परावर्तक सतह रहता है वो उत्तल दर्पण का रहता है पीछे, जिसमें वो लाइट लगेगा, है ना। देख रहे हैं यहाँ पे क्या काम है इसका, ये डाइवर्जिंग मिरर है। ये क्या करता है ना, यहाँ पे टकराने के बाद प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाता है। और स्ट्रीट लाइट में कैसा चाहिए हमें कि एक पॉइंट पे वहां लाइट जले और आसपास चारों तरफ, स्टेडियम वगैरह में लाइट देखते हैं लगा रहता है ऊपर में, चाहे चौक चौराहा पे लाइट लगता है, वही स्ट्रीट लाइट है ना। वो क्या वहां से स्रोत चलेगा और अपसारी किरण पुंज वहां से निकालेगा और चारों तरफ प्रकाश को फैला देगा। तो स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का दो ही उपयोग है इसका। अवतल का बहुत सारा उपयोग है। क्या क्या है, तो डॉक्टर द्वारा नाक कान गले की जांच में, हेड में लगा के रखते हैं डॉक्टर, तो साफ याद रखिए डॉक्टर द्वारा नाक कान गले की जांच में। दूसरा उपयोग सोलर कुकर में, सोलर कुकर में इसका उपयोग होता है। तीसरा सर्च लाइट का परावर्तक सतह के रूप में, जितने तरह के लाइट हम लोग जो यूज करते हैं, सर्च लाइट, टॉर्च वगैरह, उसमें जो अंदर लाइट रहता है, चाहे गाड़ी का जो हेडलाइट है, बस ट्रक का जो हेडलाइट रहता है सामने वाला, तो उस लाइट में परावर्तक सतह जो रहता है उस लाइट कैसे है, यहाँ पे लाइट लगा है इस तरह से, है ना, ऐसे लाइट लगाइए तो ये लाइट जो है सो तो है, और जिसमें ये लगा हुआ है तो ये वाला जो भाग होता है ये तुम्हारा अवतल दर्पण रहता है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि डॉक्टर द्वारा नाक कान गले की जांच में, सोलर कुकर में, वाहन के सर्च लाइट के परावर्तक सतह के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो गोलीय दर्पण क्या है, खोखले गोले का भाग होता है जिसका सतह धसा हुआ रहता है, दो प्रकार का, अवतल और उत्तल। डिफरेंस क्या है, तो अवतल दर्पण का सतह धसा है, उत्तल दर्पण का उठा है। अवतल दर्पण वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक बनाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस वास्तविक होती है, उसकी फोकस काल्पनिक होती है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। देखिए हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं, फिर एक बार समझने का प्रयास करेंगे। आप सारा पार्ट इसका हम बताए थे कि ध्रुव कौन सा है, मुख्य फोकस कौन सा है। तो यहां से जो ये पार करेगी किरणें, टकरा करके यहां से लौटेगी, यहां पर हो गया आपका मुख्य फोकस। और जितना दूरी ध्रुव से एफ का होगा, पी से एफ, उतना ही दूरी पर इधर सी होगा।
दोनों बराबर होता है, इसलिए संबंध क्या है, F बराबर R/2। ये सिद्ध करने के लिए भी आता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। समझ गए बात, यही संबंध है इसमें। फिर आपसे एक प्रतिबिंब के लिए पूछ लेता है कि प्रतिबिंब कहां रखने पर कहां बनता है। तो सभी वस्तु का अपना अपना रखने का जगह है, और जहां जहां रखेंगे वहां अलग प्रतिबिंब बनेगा। जैसे हम किसी वस्तु को, ये C है वक्रता केंद्र, और इधर वाला भाग कहलाता है अनंत, यहां रखते हैं तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनता है C और F के बीच में। और उल्टा बन रहा है तो समझो वास्तविक प्रतिबिंब है, और सीधा बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब है। अवतल दर्पण में एक ही बार काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कब, जब वस्तु को P और F के बीच में कहीं पर रखते हैं तब। यहां पर अगर वस्तु को आप रखे हैं यहां पे, तो ये काल्पनिक है, चूंकि एक किरण जो जाएगी है ना यहां से टकराने के बाद मुख्य फोकस से, दूसरा आप C से ले जाइएगा तो ये जो है सो इधर कहीं मिलेगा नहीं, है ना। तो इसको डॉटेड लाइन से हम लोग इधर जाकर के मिलाते हैं, यहां जाके कटता है, और वस्तु का काल्पनिक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये फिगर वाले में पता है आपको, ठीक है। ये बात हो गई कि कहां पे बनता है, तो याद रखेंगे P और F के बीच में, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, फोकस दूरी हो गया, ये मुख्य फोकस भी बता दिए। आवर्धन से आप क्या समझते हैं, आवर्धन से आप क्या समझते हैं? तो आवर्धन से क्या समझते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब का हाइट देखो यहां ये है, वस्तु का वस्तु का हाइट ये है, प्रतिबिंब का ये है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के जो अनुपात होता है उसे हम लोग आवर्धन कहते हैं। आवर्धन H1/H2 और -Vy में U, V जहां प्रतिबिंब दूरी है और U आपका वस्तु दूरी है। ये याद रखेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है। क्या आता है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ये इसके इधर सारे दूरी ऋणात्मक, इधर सारी दूरी होती है धनात्मक, ठीक है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन कहने का मतलब क्यों, देखिए यहां पे कोई ऊंचाई होगा तो मान लो सेंटीमीटर में होगा, और इसकी ऊंचाई भी सेंटीमीटर में होगी, तो ये तो कट जाएगा, तो कोई मात्रक नहीं होगा। समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा एक होगा। क्यों एक होगा, क्योंकि जितनी बड़ी वस्तु लेंगे, 8 सेंटीमीटर की वस्तु है तो प्रतिबिंब ही बने 8 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब, 8 सेंटीमीटर का वस्तु, कटेगा तो आ जाएगा 1, ठीक है। अब +1 आता है क्योंकि ये हमेशा ऊपर बनता है। आप पढ़े ना चिन्ह परिपाटी में कि y अक्ष का जो नीचे वाला मान है ना, x अक्ष का, वो ऋणात्मक होता है, इसके ऊपर वाला धनात्मक, तो इसके नीचे जो वैल्यू होगा वो सारा का सारा ऋणात्मक, इसका धनात्मक। तो अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन नेगेटिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, देखिए यहां बन रहा है, और काल्पनिक प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब अगर किसी दर्पण में बन रहा है तो आवर्धन धनात्मक होगा, और अगर वास्तविक बन रहा है तो आवर्धन ऋणात्मक होगा। इस तरह से सारे वैसे प्रश्न और छोटे छोटे पॉइंट आपको बता दिए गए, इससे कहीं से भी कोई प्रश्न प्रकाश के प्रवर्तन इससे बाहर नहीं। 2 दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न पूछा जाता है, एक दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए। दर्पण सूत्र क्या है, तो ये आपका 1/v + 1/u = 1/f, ये है, जहां v को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, u को वस्तु दूरी कहते हैं, f को फोकस दूरी कहते हैं। एक प्रूफ करने के लिए आता है और एक a प्रूफ करने के लिए आता है, f = r/2। बाकी और कोई प्रश्न नहीं आता, समझ गए। अब कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछे गए हैं पिछले कई सालों में, उसे हम आपको बताते हैं। जैसे प्रश्न है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, किसी भी दूरी पर। यहां है कि आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे कम करेंगे तो उसका आकार बढ़ेगा घटेगा, काल्पनिक होगा वास्तविक होगा। लेकिन समतल दर्पण में अगर कहीं वस्तु को आप रख देते हैं तो कोई भी डिस्टेंस आप वस्तु को बढ़ाइए, हमेशा वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनेगा और हमेशा काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। तो कौन सा दर्पण होगा बच्चों, तो दर्पण हो जाएगा समतल।
निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? कांच में, लोहा में, पानी में, निर्वात में। तो सबसे अधिक चाल जो होता है वो निर्वात में होता है। निर्वात मतलब बीच में कुछ रुकने वाला नहीं है, हवा भी नहीं। हवा को भी ऐसे निर्वात अगर हम लोग मान लेते हैं किसी हद तक, तो उसमें लगभग चाल प्रकाश का कितना हो जाता है? 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश का चाल है। किसमें चाल है? ये निर्वात में चाल है। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रकाश का चाल निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। समझ गए? और जैसे जैसे माध्यम डेंस होता चला जाएगा, जैसे जैसे माध्यम सघन होता चला जाएगा, प्रकाश का चाल उसमें कम होता चला जाएगा। ठीक है, प्रकाश की किरणें चलती है सीधी रेखा में, बिल्कुल सही है। तेल लगा कागज होता है पारभासी। अभी बताए, सारे प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, डेट वाइज। जैसे अभी पहला प्रश्न पढ़े 25 में, 17 में, 20 में, 3 बार पूछ दिया कि प्रकाश की किरणें कैसे चलती है? सरल रेखा में चलती है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। कब कब पूछा गया? देख लो कितना आसान प्रश्न। 2024, 2015, फिर 2015 का सेकेंड सीटिंग में भी, 2020, 2021। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है, हमेशा वस्तु के बराबर होता है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, अभिसारी, तो परावर्तित भी होगी तो भी अभिसारी। कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? +1। अभी बताए क्यों? क्योंकि इसमें वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा, कटेगा तो 1 आएगा। और +1 क्यों आएगा? क्योंकि वो मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, यानी काल्पनिक बन रहा है, तो इसलिए +1 आएगा। -1 भी ऑप्शन में है। प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 0 होगा। लंबवत पड़ेगी तब, और ऐसे तिरछी पड़ रही है तो अगर 60 डिग्री पे वो इंसिडेंट कर रहा है, आ रहा है, तो लौटेगा भी वो 60 डिग्री। 30 डिग्री पे आ रहा है तो यानी उसमें आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे लंबवत आकर के मुख्य अक्ष पे पड़ जाती है, सॉरी समतल दर्पण में पड़ जाती है, कोई भी चिकनी सतह पे पड़ जाती है, तो उसी रास्ते से लौटेगी तो समतल 0 हो जाएगा, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण दोनों। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ गए, है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। संबंध क्या है? तो F बराबर R/2। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सर्च लाइट में कौन सा दर्पण होता है? परावर्तक सतह, अवतल दर्पण होता है। समझ गए। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? उत्तल दर्पण है, अभी फॉर्मूला लिखे थे, F बराबर R/2। ठीक है, तो कहा R दे दिया है +32 सेंटीमीटर, यानी कि दर्पण उत्तल है, क्योंकि उत्तल दर्पण में R और F दोनों प्लस होता है। तो F निकालेंगे तो 32/2 यानी कि कितना सेंटीमीटर? 16 सेंटीमीटर हो जाए। कभी फोकस दूरी दे के वक्रता त्रिज्या पूछ ले तो डबल कर देना है, और वक्रता त्रिज्या R देकर के अगर फोकस दूरी पूछ ले तो बिल्कुल आधा कर देना है। पेन पेंसिल भी उठाने की जरूरत नहीं है। अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? यह भी एक प्रश्न है कि अवतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाने के लिए, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखते हैं? तो C पर। C मीन्स वक्रता केंद्र पर। अगर अवतल दर्पण में आप C पर वस्तु को रखेंगे तो C पर ही प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। यह प्रश्न भी आपको याद रखना है। अवतल दर्पण में काल्पनिक कब बनता है? बताएं कब बनता है? बताए थे, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, बस इसी तरह का प्रश्न आते जाएगा और आप सॉल्व करेंगे, और इन सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल लिख लेंगे। सारे प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे और प्रकाश और परावर्तन से जितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं सारे को सोल्व करें। कहीं भी किसी तरह का डाउट होगा हम क्लियर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास हम आपके लिए लेकर के आएंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बात पूरी तरह समझ आई होगी। आपने जो इतना दिन पढ़ाई किया वो कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा, और इसी तरह से फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद सोशल साइंस के भी कुछ पेपर इसी तरह से हम आपके सामने सॉल्व करेंगे और कंप्लीट रिवीजन करवाने का प्रयास करेंगे और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। अच्छा लगता है, और भी कई छोटे भाई बहन आपके तैयारी कर रहे होंगे,
उनके पास शेयर करें और अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक कर दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद।